बना हुआ हूं कि मुझे ना तो लाज है, ना तो शर्म है, ना तो हया है। इन्होंने खुद कहा कि मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं। व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली मीन्स दैट ही हैज नो पेट्रियोटिज्म इन हिज हार्ट। चुनाव से पहले लाना सीए एनआरसी की चर्चा छिड़ जाना। अरे चुनाव की बात आप क्यों ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि 11 तारीख के बाद 12 तारीख को आया एनआरसी। अच्छा। क्यों आया है? क्योंकि 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच के भागना चाहती थी, 30 जून का समय लेकर के इसको बचाना चाहती थी, जब उनको करारा तमाचा लगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 12 घंटे के अंदर तुम्हें सारे डेटाज देने होंगे। अब क्या था? अब तो पूरा दुनिया तो जान ही गई है, लेकिन अंधभक्त भी तो जान जाते ना कि मोदी कितना बड़ा कमीशन खोर है, कितना बड़ा दलाल है कॉर्पोरेट का। तो अंधभक्तों को बचाने के लिए, अंधभक्तों तक ये खबर ना जाए, मीडिया का हेडलाइन चेंज हो गया। आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दलाली का सारा सबूत दे दिया है चुनाव आयोग को। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? सीए लागू हो गया, सीए लागू हो गया। मतलब ये मीडिया का हेडलाइन चेंज करने का तरीका था। चैलेंज ठोक के कहता हूं कि एनआरसी लागू करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। औकात है तो लागू करके दिखा दे। अमित शाह जी तो कह रहे हैं एकदम होगा। खाली कह रहे हैं ना, वो तो आप तो अमित शाह की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि यही अमित शाह है जिन्होंने कहा था कि चुनाव के टाइम में जो कुछ बोला जाता है वो जुमला होता है। यही अमित शाह ने बोला था ना। स्मार्ट सिटी है जगह पर कहीं दिखा आज तक? जुमला था। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चलेगा, क्या था? जुमला था। बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, क्या था? जुमला था। मां गंगा साफ हो जाएगी, क्या था? जुमला था। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, सबका सबको भाजपा में शामिल कर देंगे, ये सच्चा बात था, ये सही था। काम किया है बहुत मोदी जी ने कई ऐसी उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया है इस 10 साल में, जिनके लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा जिसके अंदर समझदारी है वो भी मोदी जी को लानत देने में संकोच नहीं करेगा। नंबर 1, बलात्कारियों का संरक्षण इन्होंने किया बड़े ठसक के साथ। सारे बलात्कारी भाजपा में शामिल और एक भी बलात्कारी पर सजा नहीं। सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने गोद ले लिया, सारे भ्रष्टाचारियों को, चाहे आपराधिक आर्थिक अपराधी हो चाहे वो सामाजिक अपराधी हो, इन्होंने गोद ले लिया उसको। ये काम इनका नायाब काम है। देश पर विदेशी कर्ज का 155 लाख करोड़ का बोझ डाल दिया, ये बहुत शानदार काम रहा। देश के माओं की आंख में इन्होंने आंसू झोंक दिया। बेटियों को इन्होंने कहा था, देशवासियों ने समझा नहीं। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ। किनसे बचाओ? भाजपाइयों से बचाओ, क्योंकि बलात्कारी कहीं पकड़े जाते हैं तो भाजपाई निकलते हैं। इन्होंने चेतावनी दी थी कि बेटी बचाओ, लोगों ने समझा नहीं। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आय मतलब आय नहीं, अन्याय दुगुनी करेंगे किसानों पर। आप देख लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। देश भर में सीएए और एनआरसी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक विशेष तबके के जो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरा सहमा सा, उनको डर सता रहा है कि जब ये लागू हो जाएगा शायद हम लोगों को भगा दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए SM झा सर हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। इन्हीं से जानेंगे और तमाम मुद्दों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग डरे सहमे हैं उनके लिए क्या ये फायदेमंद है या फिर नुकसान है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। सर सीएए एनआरसी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए ये है क्या, और एक विशेष तबके के लोगों की अगर बात करें, मुस्लिम समाज के लोग डरा सहमा सा है, तो क्या है उसके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान? देखिए, ये मीडिया हेडलाइन चेंज करने का एक तरीका है। विगत दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई और इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को सरेआम कमीशन खोर और दलाल साबित कर दिया, और स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए कहा कि 12 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सारे रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करो, वरना कंटेम्प्ट ऑफ केस का मुकदमा चलाकर सबके सबको जेल भेज दूंगा। तो अब बात आ गई कि संपूर्ण देश को ये बात मालूम हो जाएगी कि मोदी जी बहुत बड़े कॉरपोरेट दलाल हैं, कमीशन खोर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया इस बात को। तो अब तो उस हेडलाइन को तो चेंज करना था। गोदी मीडिया को भी तो मजबूरी में ये हेडलाइन चलाना पड़ता। तो हेडलाइन चेंज करने के लिए गोदी मीडिया के मतलब विजन के अनुसार मोदी और मोदी के गैंग ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। सीएए एनआरसी तमाशा बना के रख दिया। मैं अब पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अपने संपूर्ण देशवासियों को कि अब इस देश के मुसलमान
बहुत समझदार हो गए हैं और भाजपा की चिट्ठी काटने वाले किसी भी एक्शन का अब कोई भी मुसलमान विरोध नहीं करता है। तो सबसे पहले सर ये बता दीजिए कि सीएए क्या होता है, दरअसल जानना चाह रहे हैं, और एनआरसी क्या होता है जो लोग नहीं जानते। जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीएए जो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, इस देश में कई बार विदेशी नागरिक आए, विदेशी नागरिक आकर के यहाँ बसे, उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की। तो एक जो सिटीजन एक्ट था हमारे देश में, उसके अनुसार था कि 1971 तक जो भी लोग विदेशों से भारत में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड, रिलीजन और एनी सेक्ट। किसी भी रिलीजन और सेक्ट के आधार पर उस पर विभेद नहीं होगा। जो भी लोग विदेश से भारत में आए हैं सबको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उसको भाजपा सरकार ने क्या किया, एक अमेंडमेंट एक्ट ले आया कि 31 दिसंबर 2014 तक मुसलमानों को छोड़कर जो लोग इंडिया में आए हैं उसको नागरिकता दी जाएगी। मतलब ये क्रियाक्रम था अपने अंधभक्तों के ग्रुप को खुश करने के लिए, क्योंकि मोदी का गैंग और अंधभक्त सिर्फ मुसलमान के नाम पर ही मोदी का समर्थन करता है। मुसलमान का विरोध करो तो आप भाजपाई हो, आप इन गुंडों के नज़र में आप देशभक्त हो, इन देशद्रोहियों के नज़र में आप देशभक्त हो, सिर्फ मुसलमान विरोध करने पर। तो ये शिगुफा इसलिए छोड़ा गया कि इसमें बात आ रही थी मुसलमान के को चिट्ठी काटने की। इसके पिछले बार जो 19 में आपने आंदोलन भी देखा सीए के बारे में। अब फिर एनआरसी का शिगुफा छोड़ा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों, समाजवासियों, अपने तमाम भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा के लफंगेगिरी में आप ना फंसें। ये एनआरसी लागू करना चाहता है, इसकी औकात है कि ये एनआरसी लागू कर दे, है औकात तो असम में जो सैंपल किया गया था असम में लागू करके दिखाइए। असम में एनआरसी की बात की गई, 22 लाख में 19 लाख हिंदू आ गए। 19 लाख। तो इन्होंने कहा नहीं अभी हमको इसको सुधार करना है, बढ़िया बनाएंगे। फिर दोबारा लाया इन्होंने, फिर जब दोबारा लाया तो फिर 19 लाख में फिर 17 लाख हिंदू आ गए। भगाओ हिंदुओं को, है औकात तो ये जब असम में जाते हैं तो एनआरसी की बात नहीं करते, सीए की बात नहीं करते। बंगाल में आते हैं, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर चिट्ठी काटने का काम करते हैं। तो चिट्ठी काट करके मुसलमान जब अभी विद्रोह में आ जाता तो हिंदू ध्रुवीकृत हो जाता चुनाव में। और इसको कहता कि जो भाजपा जो है हमारा पक्ष रख रहा है, मुसलमानों को परेशान कर रहा है। लेकिन इस बार एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने घर में आटा नहीं या पड़ोसी को न्योता। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ के नागरिक हैं 140 करोड़, जिनके बाप दादी इस मिट्टी में मिले हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहा है। उस देश के जो परमानेंट सिटीजन्स किसान हैं उसके रास्ते में मोदी कील ठोक रहा है, बैरिकेड बना रहा है, यानी किसानों को सुविधा के नाम सन्नाटा है। जो युवा जिसके खानदान के लोग यहाँ जन्मे बढ़े पले बढ़े, जिनका रिकॉर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त हैं। जो यहाँ की बेटियां हैं जिसके दादा परदादा यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, संग्राम में लड़े हैं, उनके बलात्कारियों ने, भाजपाई बलात्कारियों ने परेशान कर रखा है। महिला सुरक्षा नहीं है, अपने घर में कुछ नहीं। 80 से 90 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, जो कि 5 केजी अनाज पर जी रहे हैं। और मोदी और इसका गैंग बोलता है कि हम बाहर से आने वाले को नागरिकता देंगे, अपना घर का आदमी को ठेंगा देंगे, बाहर से आने वाले को नागरिकता देंगे। तो ये इनके फितरती में सबसे आज जो क्यों लागू हुआ, आप इस 12 तारीख के क्रोनोलॉजी को समझिए आप कि 12 तारीख को क्यों लागू हुआ। ये बात पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। चूंकि 11 तारीख को मोदी ने जो लंबा फेंक रखा था कि 23 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, एक भी दाग नहीं, ये इसकी ढींग थी ना, ये इसकी डींग थी ना कि दामन पर दाग नहीं। और उस मोदी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चूंकि मोदी के इशारे पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहूंगा कि मोदी के ही इशारे पर, मोदी ही इसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर थे, प्रचारक भी थे, और उन्हीं के इशारे पर ये बॉन्ड आया था। यदि यह असंवैधानिक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया है और इसके ऊपर करारा तमाचा लगाया है, तो मोदी को यदि नैतिकता होती ना तो उसी समय इस्तीफा दे देते वो। लेकिन मोदी ने क्या कहा था, आप लोग सुने होंगे कि मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं कि मुझे ना तो लाज है, ना तो शर्म है, ना तो हया है।
इन्होंने खुद कहा कि मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं। व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली मीन्स दैट ही हैज नो पेट्रियोटिज्म इन हिज हार्ट। चुनाव से पहले लाना सीए एनआरसी की चर्चा छिड़ जाना। अरे चुनाव की बात आप क्यों ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि 11 तारीख के बाद 12 तारीख को आया है एनआरसी। अच्छा। क्यों आया है? क्योंकि 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच के भागना चाहती थी, 30 जून का समय लेकर के इसको बचाना चाहती थी, जब उनको करारा तमाचा लगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 12 घंटे के अंदर तुम्हें सारे डेटाज देने होंगे। अब क्या था? अब तो पूरा दुनिया तो जान ही गई है, लेकिन अंधभक्त भी तो जान जाते ना कि मोदी कितना बड़ा कमीशन खोर है, कितना बड़ा दलाल है कॉर्पोरेट का। तो अंधभक्तों को बचाने के लिए, अंधभक्तों तक ये खबर ना जाए, मीडिया का हेडलाइन चेंज हो गया, रातों रात सीए ला दिया गया। अब आज के अखबार में आपने क्या देखा? आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दलाली का सारा सबूत दे दिया है चुनाव आयोग को। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? सीए लागू हो गया, सीए लागू हो गया। मतलब ये मीडिया का हेडलाइन चेंज करने का के लिए जो तरीका था, की बात करें उसको दबाने के लिए, दलाली को छुपाने के लिए सीए लाया गया है। मैं चैलेंज ठोक के कहता हूं कि एनआरसी लागू करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। औकात है तो लागू करके दिखा दे। अमित शाह जी तो कह रहे हैं एकदम होगा, खाली कह रहे हैं ना। वो तो आप तो अमित शाह की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि यही अमित शाह है जिन्होंने कहा था कि चुनाव के टाइम में जो कुछ बोला जाता है वो जुमला होता है। यही अमित शाह ने बोला था ना। तो कल दिन कहेगा जुमला था, ये भी जुमला था। आपको कितने जुमले पकड़ाए गए हैं पता है? स्मार्ट सिटी है जगह पर कहीं दिखा आज तक? जुमला था। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चलेगा, क्या था? जुमला था। बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, क्या था? जुमला था। माँ गंगा साफ हो जाएगी, क्या था? जुमला था। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, सबका सबको भाजपा में शामिल कर देंगे, ये सच्चा बात था, ये सही था। उन्होंने कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे अजीत पवार हो, हेमंता बिश्व शर्मा हो, जितने भी दलाल हैं सबको भाजपा में शामिल करवा लूंगा। उन्होंने किया। इस बात के लिए मैं मोदी को बधाई देता हूँ। आपकी पार्टी या फिर आप लोग इतना आलोचना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो बीजेपी के समर्थक है वो लोग तो कह रहे हैं इस बार 400 पार, फिर कैसे? देखिए नैरेटिव काम किया है बहुत। मोदी जी ने कई ऐसे उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया है इस 10 साल में, जिनके लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा जिसके अंदर समझदारी है वो भी मोदी जी को लानत देने में संकोच नहीं करेगा। काम नंबर 1, बलात्कारियों का संरक्षण इन्होंने किया बड़े ठसक के साथ। सारे बलात्कारी भाजपा में शामिल और एक भी बलात्कारी पर सजा नहीं। सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने गोद ले लिया, सारे भ्रष्टाचारियों को, चाहे आपराधिक आर्थिक अपराधी हो चाहे वो सामाजिक अपराधी हो, इन्होंने गोद ले लिया उसको। ये काम इनका नायाब काम है। देश पर विदेशी कर्ज का 155 लाख करोड़ का बोझ डाल दिया, ये बहुत शानदार काम रहा। देश के माओं की आंख में इन्होंने आंसू झोंक दिया। बेटियों को इन्होंने कहा था, देशवासियों ने समझा नहीं, इन्होंने कहा था बेटी बचाओ। किनसे बचाओ? भाजपाइयों से बचाओ, क्योंकि बलात्कारी कहीं पकड़े जाते हैं तो भाजपाई निकलते हैं। इन्होंने चेतावनी दी थी कि बेटी बचाओ, लोगों ने समझा नहीं। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आय मतलब आय नहीं, अन्याय दुगुनी करेंगे किसानों पर। आप देख लीजिए किसानों के आगे पहले कील ठोकी गई। तो किसानों को सर 6,000 टका मिलता है साल में सम्मान निधि योजना के तहत, कैसे नहीं किसानों को फायदा मिला? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत एक वेलफेयर डेमोक्रेसी है और मोदी का गैंग तड़ीपार या अंधभक्त वेलफेयर डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं जानते हैं। वेलफेयर डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम एक समायोजित शासन चलाएंगे जहां गरीब और अमीर के बीच की खाई को एक मीडिएटर के रूप में सरकार खत्म करेगी। अमीरों से टैक्सेशन लेकर के, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकर के हम गरीबों में बांटेंगे ताकि उनका जीवन स्तर को हम उठा सकें। लेकिन भाजपा की सरकार ने गरीबों को हर तरह से लूटने का काम किया। आज आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम, आप एक रिक्शा पुलर हों, एक छोटा सा छोटा काम करने वाले लोग हों, एक लेबर क्यों ना हो, और प्रतिदिन वो कम से कम 200 से 150 का टैक्सेशन देता है डेली। क्यों? क्योंकि यदि 10 रुपये का वो बच्चे के लिए बिस्किट खरीदता है तो 2 रुपया टैक्स सरकार को देता है। यदि वो देता तो 200 रुपये है पर डे 200 रुपये, तो महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपये। साल का कितना हो गया? 72,000 रुपये। भाजपा देती कितना है? बाप के यहाँ से देती है क्या? चाय का दुकान से देती है क्या? इसी से लूट करके कितना देती है? 72 का 6,000 देती है। मिलना उसका हक कितना है? 72,000।
कांग्रेस पार्टी कहती है हम न्याय योजना के माध्यम से आपको 72,000 रुपया साल देंगे। 72,000। और कांग्रेस पार्टी दया नहीं करने जा रही है लोगों पर, क्योंकि वह पैसा वही दे रही है, जनता ही दे रही है, उन्हीं का पैसा उनको लौटाया जाएगा। मैंने अभी जोड़वा दिया ना आपको कि ये सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स देने वाले एसएम झा हों, अडानी हो, अंबानी हो, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाला साबुन पर टैक्स, चीनी पर टैक्स, कड़वा तेल पर टैक्स, चावल पर टैक्स, आटा पर टैक्स, ये सारे टैक्स तो गरीब आम देती है। चलिए एक सवाल और लेंगे सर, आप भी विपक्ष में हैं, कुछ और पार्टियां हैं, वो लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप इनका समर्थन करते हैं या फिर इसका विरोध कर रहे हैं? मैं उन चीज़ों का ही विरोध कर सकता हूं जो मेरे नज़र में लगता है कि हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये आए? मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात के अर्थ को समझिए। जो बातें होने की संभावना हो और वह देश के लिए अनुपयुक्त हो तो उसका मैं विरोध जरूर करूंगा कि भाई देश के लिए गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपाइयों के बातों पर भरोसा करके यदि आप तिलमिला जाएंगे तब तो भाजपाई अपने एजेंडा में सफल हो जाएंगे। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि धरातल पर न तो सीए उतर सकता है न ही एनआरसी उतर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीए और एनआरसी दोनों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। और उसका रूट क्या है? चूँकि हम लोग तथ्यों पर बात करते हैं, भाजपाई कमीशन खोर दलालों के तरह हम लोगों के भावनाओं से नहीं खेलते। हम लोग वो बात करते हैं जो सच हो सकता है, जो धरातल की बात है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो हमें समानता का अधिकार देता है, और किसी मोदी और किसी ढोंगी की औकात नहीं है कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय दिस टाइप ऑफ फेलोज। ये कहते हैं, इसका एक एजेंट बोल रहा था, एक सांसद है इसका, वो लोग कैसे सांसद बना भगवान जाने, वो बोल रहा था कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस देश में दलित वर्ग है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, और दलितों के कभी किसी सभा में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दलित ऐसे सीने से संविधान को लगा के चलता है, और दलितों की संख्या इस देश में 67% है। भाजपा यदि 67% को छेड़ने का प्रयास करेगी तो भाजपा का नामो निशान नहीं बचेगा। अंतिम सवाल लेंगे सर, जो लोग डरे हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोग जो गाँव देहात से ताल्लुक रखते हैं और शिक्षित हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो डर रहे हैं, तो क्या उनको डरना चाहिए एनआरसी से, सीए से? सबसे पहले अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान मुबारक का मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और रही बात डरना किससे, जो खुद डरा हुआ है उससे। मोदी की हालत क्या है, इसकी डर क्या है, थूक के चाटने वाला यदि कोई है तो वो मोदी जी हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि नीतीश को हम शामिल नहीं करेंगे, खिड़की दरवाजे बंद। डर देखिए, इतना डर कि नीतीश जी को गोद में उठा लिया, आजा आजा आजा। ऐसे डरपोक लोगों से डरने की जरूरत है क्या? डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। ये सब कुछ बकवास है। 24 के 16 मई से 30 मई तक में मोदी जी का विसर्जन होने वाला है। देश में सुख शांति समृद्धि का कांग्रेस का सरकार आने वाला है। आप लोगों को रमजान की मुबारकबाद के साथ साथ आने वाली होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।